हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडेज लॉन्ग अवेटेड लॉन्ग डिमांडेड सेशन डेमोक्रेटिक राइट्स, आपके सिविक्स का फाइनल चैप्टर का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन। ये वीडियो या ये चैप्टर का वीडियो एक्सप्लेनेशन का प्रॉमिस मैं काफी टाइम से दे रही थी, बट कोई रीजन, कभी मैं बीमार हो रही थी, कभी कोई और सेशन आ रहा था, जिसके वजह से हम इसको नहीं कर पा रहे थे। सो आज फाइनली यू guys will be watching this video explanation here on the Vedantu Class 9 channel। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो मेरा फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि इसमें ना ही मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, बट मैं जो आज आपको समझाने वाली हूँ वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको शायद लाइफ लॉन्ग याद रखनी चाहिए। चाहे आप एक क्लास 9 के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे आपके मम्मी पापा भी ये सेशन देख रहे हो, है ना, वो भी इस सेशन से कुछ सीखेंगे, इस चैप्टर से कुछ सीखेंगे। इतना अच्छा चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर है ये, ठीक है। सो मेक श्योर दैट इस वीडियो को आप एंड तक देखो। इट्स अ वेरी गुड चैप्टर। आपको काफी चीजों के बारे में पता चलेगी जो करंट अफेयर्स के बारे में है, वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। तो किसी भी लोकतंत्र में क्या हक हम एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन अपनी सरकार से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं इन हक की, और क्या ऐसे हक है जो होने चाहिए बट अभी तक नहीं है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। चलो जल्दी से वीडियो को थम्स अप दे दो अगर आपने अभी तक नहीं दिया है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ वेदांतु क्लास 9। मैं चाहती हूँ कि क्लास 9 एंड 10 एसएसटी मतलब सुरभि मैम होना चाहिए। इतना ज्यादा आपको समझ आ जाना चाहिए मेरे हर एक सेशन से कि आप अपने जूनियर्स को भी बोलो कि यार मेरे अच्छे मार्क्स आए एसएसटी में सुरभि मैम की वजह से। तो मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। अगर आप इस वीडियो को एग्जाम से पहले देख रहे हो या फिर आपको वीडियो थोड़ी स्लो लगती है, तो आप वीडियो को 1.25x या 1.5x पे जरूर देखिएगा, जिससे थोड़ी स्पीड फास्ट हो जाए। याद रखना कि जब भी आप कोई भी वीडियो एक्सप्लेनेशन देखो किसी भी चैप्टर के, तो अपने सामने एक पेपर और पेन लेके बैठो, वीडियो को पॉज करते रहो और अपने बेसिक नोट्स बनाते रहो। उससे क्या होता है कि आप एक एक्टिव लर्निंग करते हो और आपको चैप्टर समझ आता है और साथ साथ नोट्स भी बन जाते हैं, ठीक है। सो विदाउट मच डिले लेट अस बिगिन विद द सेशन। And an amazing quote: the beautiful thing about learning is that no one can take it away from you। लर्निंग की एक अमेजिंग चीज ये है कि एक बार आपने कुछ पढ़ लिया, एक बार आपने कुछ समझ लिया, तो कुछ भी हो जाए वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए हमेशा जिंदगी में कोशिश करो ऐसे स्किल्स सीखने की, अपनाने की, कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, एआई आ जाए, आपसे वो स्किल कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। ओह, बिफोर वी स्टार्ट आई हैव सम अमेजिंग न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। कितनी बार होता है कि आप बोलते हैं यार मैम मॉक पेपर करा दो, मैम क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें, कौन सी रेफरेंस बुक खरीदे। तो बच्चों 1000 रुपए का, 1000 रुपीज का वेदांतु का कोर्स अब आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है। क्लास 9 और 10 के सैंपल पेपर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। आपको जो है लिंक, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिखा होगा वहाँ वेदांतु 9th and 10th टेस्ट सीरीज, उस लिंक को दबाना है, अपने डिटेल्स भरने हैं, एंड यू विल बी एबल टू डाउनलोड ऑल द टेस्ट सीरीज ऑफ क्लास 9, है ना। उसको हम लोग यहाँ चैनल पे भी उसके आंसर्स के साथ जो है डिस्कस करेंगे कुछ को, और उसके सॉल्यूशंस के साथ आप डाउनलोड भी कर सकते हो पूरे टेस्ट सीरीज को, है ना, है ना। अच्छा है ना, यो दे दो मुझे चैट बॉक्स में इफ यू आर हैप्पी विद दिस। कितने कूल लग रहे हैं आपके जानू सर यहाँ पर। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। तो चैप्टर का नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। नाउ गाइस, अगर आप पूरे अपने सिविक्स की किताब को देखो, इट इज ऑल अबाउट डेमोक्रेसी, है ना। पहले हमने पढ़ा डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी, किसी भी देश को जब अपने आप को डेमोक्रेसी बुलाता है तो उसमें सिर्फ इलेक्शंस होना काफी नहीं होता, लीडर्स को डिसीजंस लेना होता है। जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स है, दे शुड बी टेकिंग द डिसीजन। इलेक्शंस कैसे डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लीडर्स को कैसे कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना चाहिए। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, प्रेसिडेंट का क्या काम है, प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है, राइट। इस तरीके से आपका जो है पूरी टेक्स्ट बुक गई है। ये वाला जो चैप्टर है डेमोक्रेटिक राइट्स, इसको हम लोग कुछ केस स्टडीज के माध्यम से पढ़ेंगे। केस स्टडीज मतलब एग्जाम्पल्स। हम बाकी देशों में जाएंगे, हम यूएसए जाएंगे, हम सऊदी अरेबिया जाएंगे, हम यूगोस्लाविया का एक छोटा प्रोविंस या स्टेट कोसोवो जाएंगे और समझेंगे कि डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते हैं, क्यों किसी भी डेमोक्रेसी में ये हक होने चाहिए। जब ये हक आपसे छीन लिए जाते हैं तो आप क्या बन जाते हो,
है ना, आप क्या मतलब आपके पास क्या रह जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में और आपको सोचने पे भी मजबूर कर देगा, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हक होता क्या है, व्हाट आर राइट्स, है ना, इसका डेफिनेशन क्या है, और किसी भी डेमोक्रेसी में राइट्स क्यों होने चाहिए, राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमें प्रोवाइड करता है, ऐसे कुछ राइट्स जो हमसे छीने नहीं जा सकते। और फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे राइट्स का जो स्कोप है, राइट्स का जो एक डायमेंशन है, उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है। काफ़ी चीज़ें हैं इस चैप्टर में एंड आई एम टेलिंग यू बहुत मज़ा आएगा। तो जल्दी से थम्स अप दे देना चैनल को, सब वीडियो को। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। हम लोग जाने वाले हैं यूएस से, है ना। चलो अपने एरोप्लेन में बैठते हैं, यूएसए जाते हैं। यूएसए और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में के बीच में एक कंट्री आता है क्यूबा। क्यूबा में एक छोटा सा एरिया है ग्वातानामो बे। शायद कुछ बच्चों ने इस बारे में सुना है, कुछ बच्चों ने नहीं सुना होगा। ग्वातानामो बे जो है, इट इज लाइक अ स्मॉल मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएसए इन क्यूबा। उन्होंने अपना मिलिट्री हेडक्वार्टर्स यहाँ पर बना रखा है। तो कहानी ये है कि आपको पता ही है कि ट्विन टावर्स, यूएसए ट्विन टावर्स में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, वहाँ पर 2001 11 सितंबर पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। इसके बारे में काफ़ी बच्चों को पता है। आफ्टर दिस टेररिस्ट अटैक, अमेरिकन गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी हमारे एनिमीज है उनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, राइट। अराउंड 600 पीपल, 600 लोग वर सीक्रेटली पिक्ड अप बाय द यूएस फोर्सेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सेंट टू प्रिजन इन ग्वातानामो बे। पूरे दुनिया से, चाहे वो किसी भी देश में हो, यूएस के आर्मी ने, पुलिस वालों ने उनको पिकअप किया और ग्वातानामो बे भेज दिया। अब जिन कंट्री से पिकअप किया, ईरान, इराक, पाकिस्तान, इधर उधर कंट्री से, उनके सरकार को भी उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया कि वो इस तरीके से लोगों को पिकअप कर रहे हैं। फैमिलीज को नहीं पता चला, मीडिया को भी नहीं बताया। यूएन के रिप्रेजेंटेटिव्स, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको मिलने तक भी अलाउड नहीं था इन प्रिजनर्स से, ठीक है। दिस एक्चुअली हैपेंड, राइट। देयर वाज नो ट्रायल बिफोर एनी मैजिस्ट्रेट इन द यूएस। कोई ट्रायल नहीं था। ग्वातानामो बे में उन्हें ले जाया गया और उनको एक्सट्रीम टॉर्चर किया गया, इन ह्यूमेन कंडीशंस में रखा गया, ये बोल के कि वो टेररिस्ट है, उन्होंने जो है ये 2 अटैक्स प्लान किए हैं और हम लोग बदला ले रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, राइट। दिस वॉज ऑब्वियसली, आप बताओ, वॉज दिस अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट? क्या अगर आपके साथ ऐसा हो, क्या ये आपके हक के अगेंस्ट है? क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है कि आपने ये टेररिस्ट अटैक किया है, कि आप इससे बिल्कुल भी अटैच्ड हो, कनेक्टेड हो। जो भी प्रूफ है वो यूएस सरकार के पास है। वो अपने प्रूफ के, अपने सस्पिशन, अपने शक के हिसाब से 600 लोगों को उसने अरेस्ट किया और ग्वातानामो बे भेज दिया, राइट। सो दिस वाज द अटैक ऑन यूएस, 9/11 जिसको बोलते हैं, राइट। तो एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑन द कंडीशन ऑफ प्रिजनर्स इन ग्वातानामो बे, और उनको पता चला कि प्रिजनर्स को इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है जो यूएस के खुद के कानून के खिलाफ है, राइट। उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स डिनाई की जा रही थी, जैसे पानी पीना, सांस लेना। मैनी प्रिजनर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कंडीशंस बाय गोइंग ऑन अ हंगर स्ट्राइक। काफ़ी प्रिजनर्स ने हंगर स्ट्राइक पे जाना शुरू कर दिया कि यार हमसे ऐसी जिंदगी हम लोग नहीं जी पा रहे। प्रिजनर्स वर नॉट रिलीज। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि ग्वातानामो बे में बोला यार ये प्रिजनर्स तो नॉट गिल्टी है, ये लोग नहीं है टेररिस्ट एक्टिविटी से कनेक्टेड, फिर भी उनको रिलीज नहीं किया गया, क्योंकि अगर उन्हें रिलीज किया जाता है तो वो दुनिया को बता सकते थे कि ग्वातानामो बे में चल क्या रहा है। एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सेटअप की यूनाइटेड नेशंस ने टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, ठीक है। तो दिस इज द जेल ऑफ ग्वातानामो बे, वन ऑफ द सीक्रेट इमेजेस जो बाहर निकल के आई। यहाँ पर उस टाइम जो प्रेसिडेंट था मिस्टर टोनी ब्लेयर, अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसको एक बच्चा, एक 9 साल का बच्चा एक लेटर भी लिखता है। फर्स्टली हाउ आर यू, मैंने आपको 2 लेटर्स लिखे, आपने रिप्लाई नहीं किया। प्लीज़ क्या आप मेरा आंसर, क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो? मेरे पापा कहाँ है, वो ग्वातानामो बे में क्यों है? आई मिस माई पापा वेरी मच, मैंने उन्हें 3 साल से नहीं देखा। ही इज़ अ गुड मैन। सब लोग मेरे पापा के बारे में अच्छी तरीके से बात कर पाते हैं। आप अपने बच्चों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करोगे, बट हम लोग सब ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं 3 साल से अकेले। प्लीज़ मुझको जवाब दो। तो इस तरीके से एक लेटर, और बहुत सारे लेटर्स प्रेसिडेंट को गए, बट टू नो अवेल, कुछ नहीं हुआ, है ना। बहुत सारे लोग तो ग्वातानामो बे में ही पेरिश कर गए, मर गए।
So जनरल सेड द प्रिजनर इन ग्वांतानामो गे शुड बी क्लोज डाउन। जो यूनाइटेड नेशंस जनरल है उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, इसको बंद कर देना चाहिए, बट यूएस गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी बात नहीं सुनी, राइट। तो ग्वांतानामो बे में हम क्या कहते हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं। यहां पर एक सरकार, एक कंट्री की सरकार दूसरे कंट्री के नागरिक के फंडामेंटल राइट्स छीन चुकी है, राइट। दैट इज वन एग्जाम्पल कि एक सरकार दूसरे सरकार के नागरिक के हक कैसे छीन लेती है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, एक और केस स्टडी लेंगे, है ना मजेदार। दिस एग्जाम्पल इज ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में सरकार अपने ही सिटीजन्स के कैसे हक लेती है, हम वो देखेंगे। सऊदी अरेबिया एक ऐसी सरकार है जहां डेमोक्रेसी नहीं है, जहां मोनार्की है। मोनार्की मतलब राजा का राजपाट है, लोगों के पास कोई हक नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। या हेरिडिटरी किंग है। राजा जो है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करता है, राजा जो है मेजर डिसीजन लेता है देश के बारे में। यहाँ पर सिटीजन्स पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बना सकती, सिटीजन्स के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी नहीं है। हर सिटीजन को मुस्लिम होना पड़ेगा, अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो अपना रिलीजन आपको घर के अंदर प्रैक्टिस करना है, घर के बाहर आप सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। यहाँ पर वुमेन भी आर सब्जेक्टेड टू पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस, जेंडर इक्वालिटी नहीं है, औरतों को इन्फीरियर माना जाता है एंड उनको बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं दिए जाते। कभी कभी मैन इवन मैरी मोर देन 2 वुमेन देयर, ठीक है। तो पॉलीगैमी भी बहुत होती है। सो वहां पर सऊदी अरेबिया में हम देखते हैं कि कैसे, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, यूएस एक डेमोक्रेटिक कंट्री था, फिर भी उसने बाकी देशों के नागरिकों के हक छीन लिए। सऊदी अरेबिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है और उसने अपने ही नागरिक को हक ही नहीं दिए, राइट्स ही नहीं दिए, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोसोवो। तो कोसोवो जो है यूगोस्लाविया एक बहुत बड़ा एक कंट्री था, फिर वो डिवाइड हो गया, बोस्निया हर्जुनोविया, क्रोएशिया, डिवाइड हो गया। उसमें एक प्रोविंस हुआ करता था कॉल्ड कोसोवो, ठीक है। दिस इज कोसोवो, राइट। आप अगर आप यूगोस्लाविया में देखो तो यहाँ पर मेजॉरिटी जो है सर्ब्स की है, सर्ब्स, ठीक है, सर्ब्स की मेजॉरिटी है। पर कोसोवो एक प्रोविंस में देखो, स्टेट में देखो, जो मेजॉरिटी है वो अल्बेनियंस की है, ठीक है, समझ गए। कंट्री में मेजॉरिटी सर्ब्स की है एंड आपके कोसोवो में मेजॉरिटी अल्बेनियंस की है। अब क्या होता है कि एक इलेक्शन में अ नैरो माइंडेड सर्ब नेशनलिस्ट मिलोसेविक हैड वन द इलेक्शन। एक नैरो माइंडेड बंद दिमाग वाला इंसान मिलोसेविक इलेक्शन जीत जाता है। अब मिलोसेविक को ये लगता है और काफी सर्ब्स को भी देश के ये लगता है कि जो अल्बेनियंस हैं वो गलत है, दे आर हॉस्टाइल टू अल्बेनियंस। उनको लगता है सर्ब्स शुड डोमिनेट द कंट्री। अल्बेनियंस को या तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि सर्ब्स आर डोमिनेंट, या फिर उन्हें देश छोड़ देना चाहिए, है ना। ऐसे बहुत देशों में होता है। जैसे कुछ लोग इंडिया में बोलेंगे कि यार हिंदू मेजॉरिटी है तो बाकी रिलीजन को, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सुरभी रिलीजन, सबको जो है देश निकाला हो जाना चाहिए। ऐसे सोच वाले बहुत होते हैं, है ना। तो यहाँ भी कुछ ऐसे सोच वाले थे जो कह रहे थे कि अल्बेनियंस जो मेजॉरिटी थे कोसोवो में, उनको देश से चला जाना चाहिए, राइट। तो एक बहुत बड़ा मैसेकर जो है सरकार ही कैरी आउट करती है। मैसेकर मतलब मास किलिंग सरकार कैरी आउट करती है यूजिंग इट्स ओन आर्मी, अपनी आर्मी को यूज करके। ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग अंडर अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो यहाँ भी कुछ लोगों की, अल्बेनियंस के हक के ऊपर इन्फ्रिंज किया जा रहा है, देयर राइट टू लिव उनसे छीना जा रहा है। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट भी है। 74 ईयर ओल्ड बातिश होशा अपने किचन में बैठी थी अपने 77 ईयर ओल्ड हस्बैंड के साथ। उसे पता भी नहीं चला कब सर्बियन ट्रूप्स, जो आर्मी के लोग हैं, उसके घर के अंदर घुस गए। वो अंदर घुस गए, पूछने लगे बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं। उसने कहा बच्चे यहाँ पर नहीं है, और उन्होंने उसके पति को 3 बार गोली मारी। उसने कहा कि उन्होंने मेरी वेडिंग रिंग ले ली और मेरे घर को आग लगा दी, और मैं बिना किसी सामान के अपने पति के घर के बाहर अकेली खड़ी हुई थी और घर को जलता हुआ देख रही थी। सो दिस इज वन ऑफ द इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस इन कोसोवो, राइट। अब आप इन तीनों केस स्टडी से क्या समझते हो? आप इन तीनों केस स्टडी से ये समझ सकते हो कि चाहे एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो, चाहे एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो,
कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां कुछ कम्युनिटीज के जो हक होते हैं, बेसिक राइट्स होते हैं, वो उनसे छीन लिए जाते हैं, राइट. These were one of the worst instances of killings based on ethnic prejudices. Milosevic lost power and was tried by the International Court of Justice for Crimes Against Humanity. इतना भयंकर मैसेकर किया गया कोसोवो में कि जो लीडर था उसको फाइनली अरेस्ट किया गया और इंटरनेशनल कोर्ट में ट्रायल भी दिया गया, राइट. तो तीनों आपको इंसिडेंट समझ आ गए जहां पर एक तरीके से जो हक है उस पर इन्फ्रिंज किया जा रहा है. अब हम समझते हैं राइट्स होते क्या है. व्हाट आर दीज हक. अधिकार, ये अधिकार क्या है. अधिकार कुछ ऐसे हक होते हैं जो हम एक दूसरे के ऊपर जमाते हैं, जो हम सरकार के ऊपर जमाते हैं और स्टेट के ऊपर जमाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेटर से आपके पापा बोले या पापा मम्मी कुछ बोलते हैं कि बेटा ये करना पड़ेगा, आप कहोगे नहीं मेरे भी तो कुछ राइट्स है, मेरी तो बात सुनो. कितनी बार हम अपने मुंह से बोलते हैं, फिर फ्लाइंग चप्पल आती है हमारे मुंह पे, राइट. तो व्हाट एग्जैक्टली आर राइट्स. देखो यार इसके ना दो पहलू है, ठीक है. पहले हम राइट्स के डेफिनेशन पे आते हैं. राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन recognized by society and sanctioned by the law. ये डेफिनेशन है, इसको याद कर लो, ठीक है. राइट्स का डेफिनेशन क्या है. राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन recognized by society and sanctioned by law. तो रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन क्या होता है. रीजनेबल क्लेम मतलब राइट्स रीजनेबल होने चाहिए. आप ये नहीं कह सकते मेरा हक है कि मैं सारे बच्चों को मार के उसका खून चूस के पी जाऊं क्योंकि बच्चे टेस्टी होते हैं. ये रीजनेबल नहीं है, ये अनरीजनेबल है, ये हक नहीं हो सकता. मेरा हक है कि मैं जो है एक पॉइंटेड अम्ब्रेला लेके लोगों की आंख नोच दूं, ये आपका हक नहीं हो सकता, ये अनरीजनेबल है. तो रीजनेबल होने चाहिए, रैशनल होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए आपके राइट्स में, ठीक है. पहला आपका ये पॉइंट है. दूसरा रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी. यार देखो कोई भी हक जो है समाज को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए. जैसे अगर आप बोलोगे इट माय राइट टू ड्रिंक क्लीन वाटर, है ना, क्लीन वाटर मुझे ड्रिंक करने का मेरा हक है, तो ऑफ कोर्स पूरा समाज इसको रिकॉग्नाइज करेगा, इट इज अंडरस्टैंडेबल. एंड दूसरा है सैंक्शन्ड बाय लॉ. लीगल उसके ऊपर एनफोर्समेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टॉक अबाउट LGBT राइट्स. बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि देखो यार हम अपने ही जेंडर से प्यार करते हैं. जो गेज होते हैं, लेस्बियंस होते हैं, दे टॉक अबाउट इक्वालिटी. वो कहते हैं कि हमारे पास भी अधिकार होना चाहिए कि हम जिससे प्यार करना चाहे उससे शादी करें, है ना. बट देखो वो राइट मॉरल राइट है. आप मॉरली बोल सकते हो यार मॉरली हम क्यों अलग है, बट इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी. आप एक ऐसे समाज में आपको रहना चाहिए जो ये रिकॉग्नाइज करे, है ना. और इट शुड बी सैंक्शन्ड बाय लॉ. अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो वो हक सिर्फ बोलने के हैं, वो हक सिर्फ मॉरल राइट्स है. बहुत टाइम तक औरतों का जो हक होता था, राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, बहुत टाइम तक औरतों को भी नहीं मिला था. ना समाज इसे एक्सेप्ट करता था, ना लॉ औरतों को यह हक देता था. धीरे धीरे समाज में बदलाव आया. समाज ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ औरतों को हक मिलने चाहिए, अधिकार होने चाहिए उनके पास भी, और फिर वो लीगली एक हक बना, ठीक है. तो लॉ राइट्स क्या होते हैं. राइट्स कुछ ऐसे रीजनेबल क्लेम्स होते हैं जो रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी होता है एंड सैंक्शन बाय लॉ होता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दोनों चीजें रहे, नहीं तो वो सिर्फ नेचुरल और मॉरल क्लेम्स है. फॉर एग्जाम्पल ग्वांतानामो बे में लोगों ने बोला कि हमारे पास ये हमारे राइट्स पे इन्फ्रिंजमेंट है, बट कोई लॉ नहीं था जो उन्हें प्रोटेक्ट करा था ग्वांतानामो बे में, है ना. समाज समझ रहा था कि यार जो हो रहा है गलत हो रहा है, बट कोई लीगल लॉ नहीं था दैट वाज प्रोटेक्टिंग देम. तो जब तक ये तीनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होती, ये एक कोई भी हक या अधिकार लीगल राइट नहीं होता, ठीक है. इतना समझ गए. चलो अब हम देखते हैं व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी. किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हक की हमें क्या जरूरत है. गाइज ऑल ऑफ दीज आर क्वेश्चंस. व्हाट आर राइट्स, क्यों हमें राइट्स चाहिए डेमोक्रेसी में. तो पहला पॉइंट ये है कि राइट्स आर द वेरी सस्टेनेंस ऑफ अ डेमोक्रेसी. जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो अधिकारों के बिना कोई डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं. 1% 1 वैल्यू 1 वोट 1 वैल्यू होता है. हमारे पास हक होता है टू वोट फॉर एनी पर्सन वी वांट. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हक होता है, तभी वो देश डेमोक्रेसी होता है. तो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता विदाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विदाउट अधिकार, ठीक है.
दूसरा पॉइंट, राइट्स प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटीज फ्रॉम द ऑप्रेशन ऑफ द मेजॉरिटी। अधिकार कुछ जो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं मेजॉरिटी से। देखो यार, किसी भी देश में ऑब्वियस है, किसी भी ग्रुप में भी, आपके फ्रेंड ग्रुप में भी अगर 15 लोग हैं और 12 लोग कहे कि हमको क्रिकेट खेलना है, तो 3 लोगों की बात दबा दी जाती है ना। वैसे ही देश में ये होना बहुत पॉसिबल है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी के व्यूज को, ओपिनियंस को, कल्चर को, लैंग्वेज को दबा दे। तो ये जो अधिकार होते हैं ये माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करती है। तीसरा, राइट्स ऑल्सो परफॉर्म अ स्पेशल रोल इन डेमोक्रेसी, दैट इज इट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट। कभी कभी सरकार, जैसे कोसोवो में यही तो हुआ, सरकार ने आर्मी को यूज करके अल्बेनियंस को मार डाला। तो अगर ऐसा हो, अगर सरकार ही आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाए, तो आपके जो अधिकार है वो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे हक होने चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी में जो सरकार के सामने भी सुपरमैन की तरह खड़े होकर आपको प्रोटेक्ट कर सके, राइट। हमारे देश में इन हक को बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, राइट। तो हम अब यहीं पर आ रहे हैं कि हमारे देश में ये अधिकार जो हमसे छीने नहीं जा सकते, सरकार भी हमसे नहीं छीन सकती, इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये ऐसे कुछ राइट्स है जो फंडामेंटल है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर है, जिनको ना ही पार्लियामेंट और ना ही एग्जीक्यूटिव, ना ही कोई ऑफिसर आपसे छीन सकता है। तो दीज आर 1 2 3 4 5 6 फंडामेंटल राइट्स। लेट्स टॉक अबाउट देम। बचपन से, जब से आप फीटस हो तब से आप पढ़ रहे हो इन राइट्स के बारे में, आई एम श्योर आपको याद है, ठीक है, फिर भी रिविजन कर लेते हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है कि रूल ऑफ लॉ। हमारे देश में कानून का रूल है, कानून का राजपाट है। आज मैं प्राइम मिनिस्टर भी हूं, तब भी मुझे भी लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, नो मैटर आप अंबानी हो या गरीब हो। अगर आपने क्राइम कमिट किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता लॉ के बेसिस पे। मतलब अगर आप किसी जेंडर के हो, रिलीजन के हो, कास्ट के हो, तो उसके बेसिस पे आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। लॉ आपको प्रोटेक्ट करता है, राइट। No person can legally claim any special treatment या privilege. For example, कुछ साल पहले प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट एक कोर्ट केस लगा था, उसके बाद वो नॉन गिल्टी भी आ गए थे, लेकिन जब तक कोर्ट केस उनके अगेंस्ट चला, उन्हें कोर्ट जाना था, उन्हें एविडेंस देना था, जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी सिटीजन। दैट इज राइट टू इक्वालिटी, राइट। एवरी सिटीजन हैव एक्सेस। अगर आप पब्लिक प्लेसेस, चाहे शॉप्स हो, रेस्टोरेंट हो, सिनेमा हॉल्स हो, हर सिटीजन वहां जा सकता है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता टू यूजिंग पब्लिक वेल्स, टैंक्स, बेडिंग घाट्स। गवर्नमेंट आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है इन गवर्नमेंट जॉब्स। आपको किसी भी जॉब से रोका नहीं जा सकता जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, राइट। इज रिजर्वेशन अगेंस्ट इक्वालिटी? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है यार। देखो, इक्वालिटी का मतलब होता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, राइट। बट समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू समवन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसका क्या मतलब हुआ यार? देखो, आपकी बुक में भी, आई डोंट नो ये इमेज है या नहीं, है ना, यहां पर इस तरीके से हमारा समाज है। हमारा समाज ऐसा है कि सब लोग स्टार्टिंग लेन में साथ में नहीं खड़े हुए हैं। कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे, है ना। इसीलिए क्योंकि हिस्टोरिकली हमने इन लोगों को पीछे रखा हुआ है, हमने वो पढ़े नहीं है, उनके पास लैंड नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। अब आप कह रहे हो चलो रेस शुरू करते हैं, फेयर रेस है। नहीं, ऑब्वियसली नहीं। ये लोग जो पीछे, इनको आपको थोड़ा सपोर्ट देना होगा, तभी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हम लोग बोल सकते हैं लोगों को मिल रही है। इस सिचुएशन में रिजर्वेशन काम आता है, जहां पर आप थोड़ा सा सपोर्ट देते हो उन कास्ट को, उन ट्राइब्स को जो अभी तक पिछड़े हुए थे, जिनके पास एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी इतने ज्यादा जनरेशन से उनको नहीं मिली थी, ठीक है। सो रिजर्वेशन इज नॉट अ वायलेशन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। इट इज नॉट अ वायलेशन ऑफ इक्वालिटी, ऑलराइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट टू इक्वालिटी में अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी है, जहां पर अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है। अनटचेबिलिटी हैज बीन मेड एन पनिशेबल ऑफेंस, राइट। अब हम आते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप असेंबल कर सकते हो इन अ पीसफुल मैनर, आप एसोसिएशंस बना सकते हो, आप पूरे देश में जब चाहो मूव कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप कहीं भी रह सकते हो, अब तो जम्मू एंड कश्मीर में भी रह सकते हो। आप प्रैक्टिस कर सकते हो एनी प्रोफेशन, एनी ऑक्यूपेशन, एनी ट्रेड और एनी बिजनेस, राइट। पर
पर यहाँ पर सरकार कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर कंट्री, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डर है टेररिस्ट अटैक का, तो सरकार कहेगी यार इस टाइम से इस टाइम तक, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जब मुंबई में अटैक हुआ था तो टेररिस्ट को न्यूज मिल रही थी न्यूज चैनल से, और हिसाब से वो अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे थे। तो सरकार को रियलाइज हुआ कि टेररिस्ट अटैक के टाइम हमको मीडिया थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, नहीं तो टेररिस्ट को तो सब पता चल जाता है, राइट। तो इस तरीके से फॉर द ग्रेटर गुड कभी कभी सरकार के पास हक होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्ट करने का, राइट। Now we have the right to criticize the government। हम लोग पब्लिकेशन कर सकते हैं न्यूज़पेपर्स पैम्फलेट्स में, बट हम किसी को डिफेम नहीं कर सकते, हम किसी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, किसी के बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते। दैट डज नॉट कम अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट। ऑलराइट, हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते सकते हैं, पीसफुल मीटिंग्स कर सकते हैं, पर हम लोग किसी भी पीसफुल ऑर्डर को वायलेट नहीं कर सकते। वर्कर्स जो है फैक्ट्री में एसोसिएशन बना सकते हैं, बात कर सकते हैं कि यार देखो इक्वल पगार होनी चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, बट हम लोग टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं कर सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर, राइट। फ्रीडम टू ट्रैवल है, हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी पार्ट में देश में। वुमेन द सेम फ्रीडम एक्सटेंड्स टू चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन के भी यहाँ पर हम लोग औरत वुमेन कैन टेक एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन दैट शी वांट्स, और उसको रोका नहीं जा सकता। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो पहला तो यहाँ पर आता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो अलाउड नहीं है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होता है ऑफ मैन वुमेन चिल्ड्रन। एंड दूसरा है बेगार वर्क। अगर आपसे काम कराया जा रहा है बिना पैसे दिए तो उसको बेगार या बंधुआ मजदूरी बोलते हैं, जो गलत है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। चाइल्ड लेबर भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो काफी बार मैं अपने मम्मी पापा के अगेंस्ट यूज करती थी। चाइल्ड लेबर मत करो, बर्तन साफ करा रहे हो, ऑफ कोर्स क्या ही कर सकते थे। एनीवेज, तो अगर आपको 14 साल के अंडर एज में हैजर्डस इंडस्ट्रीज में काम कराया जा रहा है, जैसे रेलवे हो गए, पोर्ट्स हो गए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, पटाखे वाली इंडस्ट्री हो गई, ये सब ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां बच्चों को चोट लग सकती है, तो वो अलाउड नहीं है। दैट इज अगेंस्ट, उससे बच्चे एक्सप्लॉइट होते हैं, दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो यार हमारे यहाँ राइट है टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। मतलब हम किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं, लोगों को कन्वर्ट भी करना अलाउड है। अगर मैं चाहूँ आप क्रिश्चियन हो, मैं आपको हिंदू में कर सकती हूँ, अलाउड है। जबरदस्ती नहीं कर सकती, बट बातों से कर सकती हूँ, है ना। ऑल ऑफ दैट इज अलाउड। इंडिया सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर धर्म को पार्शियलिटी नहीं की जाती, सारे धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। सब धर्म जो है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। अ पर्सन इज फ्री टू चेंज देयर रिलीजन ऑन देयर ओन विल, राइट। बट दैट डज नॉट मीन हम धर्म के नाम पे कुछ भी कर सकते। आज अगर कोई बोले धर्म के नाम पे मैं जो हूँ सारी औरतों 5 औरतों को मारूंगा हर साल, तो यार ऑब्वियसली वो अलाउड नहीं है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, राइट। वन कैन नॉट सैक्रिफाइस ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स टू सुपर नेचुरल, ब्लैक मैजिक वगैरह नहीं कर सकते आप धर्म के नाम पे, राइट। या फिर आप विडोज को फोर्स नहीं कर सकते वो अपने लेग को शेव, अपने हेड को शेव करे, जस्ट बिकॉज दे आर विडोज, और वाइट कपड़े पहने, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि आप ये करके किसी और के हक को छीन रहे हो। तो धर्म के नाम पे आप ये काम नहीं कर सकते, बट अपना धर्म जैसे फॉलो करना चाहते हो वैसे कर सकते हो, ठीक है। A secular state does not confer any privilege or favor towards any one religion। कोई फेवर नहीं दे सकता कोई भी स्टेट किसी एक धर्म को, किसी को पनिश नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज वो एक रिलीजन को फॉलो करते हैं। वो किसी एक रिलीजन को फोर्स नहीं कर सकता, यार भाई तू सुरभि रिलीजन को फॉलो करता है 100% टैक्स एक्स्ट्रा दो, ऐसे नहीं कर सकता। कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में नहीं हो सकती, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, कहीं पर धर्म को हम फॉलो नहीं कर सकते। वो एक होता है ना, एक इम्पार्शियल न्यूट्रल एरिया है जहाँ किसी भी धर्म को फॉलो नहीं किया जाता, right? In educational institutions managed by private properties, no person shall be compelled to take part in any religious instruction or attend any religious worship.
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो दिवाली मनाएं, लेकिन अगर किसी का मन नहीं है दिवाली मनाने का क्योंकि वो हिंदू नहीं है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। ऑल ऑफ दीज आर फीचर्स ऑफ आवर कंट्री सेक्युलरिज्म, राइट। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है गारंटीज है टू माइनॉरिटी। देखो यार, किसी भी देश में माइनॉरिटी कौन होता है? हो सकता है कि आंध्रा में तेलुगु स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में हो, लेकिन कर्नाटका में माइनॉरिटी में हो, तो वहां पर जो तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को यूज कर सकते हैं। ये राइट्स क्या होते हैं? ये राइट्स होते हैं कि क्योंकि आप माइनॉरिटी में हो तो पॉसिबल है कि आपके कल्चर को, आपके लैंग्वेज को मेजॉरिटी दबाने की कोशिश करे। जिससे ऐसा ना हो, आप इन राइट्स के हक से अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, जैसे बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल्स खोलते हैं क्रिश्चियंस, राइट। आप अपने कल्चरल इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हो जहां आप अपने पर्टिकुलर डांस फॉर्म को सिखाते हो। ऑल ऑफ दैट इज अलाउड। अब बहुत बच्चे कहते हैं मैम मेजॉरिटी का क्या, हम बेचारे? तो बेटा बेचारे तो नहीं हो, क्योंकि मेजॉरिटी के पास पहले से डेमोक्रेसी पावर देती है। मेजॉरिटी की ही एक तरीके से सरकार आती है, राइट। ज्यादातर माइनॉरिटीज होते हैं जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो जिसका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर है, यू हैव द राइट टू प्रोटेक्ट इट। गवर्नमेंट एड भी आप ले सकते हो इस काम के लिए। All minorities have the right to establish and administer educational institutions of their own choice. खुद का स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी माइनॉरिटीज खोल सकते हैं, ठीक है। चलो, हु आर द माइनॉरिटीज मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन आता है कि यार समझ गए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हो गए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, राइट टू रिलीजन हो गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये 5 राइट्स हैं, बट ये 5 राइट्स प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं अपने आप को? मतलब आज लेट अस से कि मुझको मेरे धर्म को फॉलो करने से कोई मुझे रोक रहा है, जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहा है किसी और धर्म में, तो मैं किसके पास जाऊं? कौन है वो सुपरमैन जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मेरे अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगा? तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन देता है आपको 6th हक, एंड दैट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब जब आपको चोट लग जाती है तो जो आपका बैंडेड होता है वो रेमेडी होती है, दवाई रेमेडी होती है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब ये है कि अगर आज आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, स्टेटिंग कि योर फंडामेंटल राइट्स हैज बीन वायलेटेड। J.R. अंबेडकर जी ने बोला था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बिना सारे हक, सारे अधिकार सिर्फ कोरा कागज में लिखे हुए ऐसे शब्द है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है ना। ये जो एक पावर, ये पेट्रोल है, गाड़ी तो बन गई, ये पेट्रोल है जो गाड़ी को जो है पुश दे रही है, अधिकारों की गाड़ी को, राइट। तो फंडामेंटल राइट्स गारंटी करते हैं आर अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, एनी अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट। ये फंडामेंटल राइट्स ऐसे हक है, ऐसे अधिकार है जो आपको किसी और सिटीजन से प्रोटेक्ट करता है, पर सरकार और एग्जीक्यूटिव से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर आज पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो आपके अधिकारों के खिलाफ है ना, जो आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच या राइट टू इक्वालिटी को इन्फ्रिंज करता है, तो जो जुडिशरी है उसके पास पावर होती है टू स्ट्राइक डाउन द लॉ। या एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा काम करता है तो जुडिशरी के पास पावर होती है टू स्टॉप दैट एक्शन, राइट। तो इतनी पावर, यू कैन डायरेक्टली टू गो टू द कोर्ट अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है, और एज अ विक्टिम आपको कॉम्पनसेशन भी मिलता है। यू गेट कॉम्पनसेशन एंड पनिशमेंट मिलता है टू द वायलेटर्स। इस केस में जुडिशरी डायरेक्शन ऑर्डर, रिट होता है, लीगल ऑर्डर दे सकती है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट। अच्छा, अगर आप मतलब इफ एनी पर्सन कैन गो टू कोर्ट अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं देखती हूँ कि 5-6 बच्चे, छोटे बच्चों को फैक्ट्री में काम करा रहे हैं, है ना। मैं उनके मम्मी पापा के पास जाती हूँ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे केस में वो बच्चे तो नहीं जा सकते ना कोर्ट, उनको बेचारों को पता ही नहीं होगा कि उनके पास कोई अधिकार भी है। तो अगर मैं उनके बिहाफ पे एक पोस्ट कार्ड या लेटर लिखती हूँ कोर्ट को, तो कोर्ट सुओ मोटो अपने आप बिना उन बच्चों की हेल्प से कह सकता है कि उन बच्चों का फंडामेंटल राइट को हम लोग रिस्टोर करेंगे, फैक्ट्री जो है कॉम्पनसेशन देगा और उनको पनिश किया जाएगा। तो जब मैं ये लेटर लिखती हूँ, इसको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब मैं पब्लिक के इंटरेस्ट में, पब्लिक के हित में कोर्ट में केस कर रही हूँ, लिटिगेशन कर रही हूँ।
व्हाट डू वी कॉल इट? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जहां पर हम किसी समाज के भाग के हित में हम लोग एक पूरा लेटर लिख रहे हैं और मैटर को जज के पास ले जा रहे हैं, ठीक है? सो दैट इज योर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब हम आते हैं फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर पे, एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। राइट नाउ गाइस, एक तो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ हक है, बट दुनिया बदल रही है ना। अब कुछ लोग बोलते हैं यार देखो क्लाइमेट चेंज अभी हो रहा है, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तब तो नहीं हो रहा था। बट राइट टू क्लीन एयर है ना, राइट टू ब्रीथ इन अ पॉल्यूशन फ्री एयर भी हमारा एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। क्यों हम आपको अब सरकार अलाउ कर रही है फैक्ट्री पे फैक्ट्री आना, बट हम लोग तो इसके खिलाफ है। कुछ तो हक हमारे होने चाहिए। तो ये जो नए हक है ये कैसे आएंगे? तो गाइज अब ना धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने हक का स्कोप बढ़ाया है। फॉर एग्जाम्पल बहुत केसेस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। भाई इस बंदे को पानी नहीं मिला, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तो उसकी राइट टू लाइफ वायलेट हुई है। राइट टू फूड, क्योंकि खाने के बिना जिंदगी नहीं है, तो राइट टू फूड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो इस तरीके से बहुत बार जुडिशरी भी राइट का जो स्कोप है, जो एक बाउंड्री है, उसको बढ़ाता है। राइट टू प्रेस हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन हुआ, ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट वेज थ्रू विच स्कोप ऑफ राइट हैज बीन इंक्रीज्ड। स्कूल एजुकेशन हैज बिकम अ राइट फॉर सिटीजन्स। अब एक नए राइट्स आए हैं जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोलते हो, फंडामेंटल राइट्स नहीं बोलते, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोलते हो, जहां पर सरकार ने बोला कि 14 साल से छोटे बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। वैसे एक और राइट आया 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर डाला गया, जहां पर सिटीजन्स को अगर इंफॉर्मेशन चाहिए कि कोई भी डिसीजन सरकार ने कैसे लिया तो वो निकलवा सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से नए राइट्स भी स्कोप में आ रहे हैं, स्कोप ऑफ राइट्स को बढ़ा रहे हैं, राइट? हाँ, कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है जैसे राइट टू प्रॉपर्टी। इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स अ अच्छा क्या डिफरेंस है? देखो यार, फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे राइट्स है जो सरकार कभी नहीं हटा सकती, आप सरकार के अगेंस्ट भी जा सकते हो उन हक के लिए। बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऐसी होती है जो चेंज हो सकते हैं, जो आज भी सरकार वापस ले सकती है ना? पार्लियामेंट जो है चेंज कर सकती है उन हक को या बढ़ा सकती है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी, आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी है, लेकिन लेटर से वहां पर रेलवे लाइन बननी है, तो सरकार आपकी प्रॉपर्टी आपसे खरीद लेंगे एक पर्टिकुलर कॉम्पनसेशन पे, जो पार्लियामेंट डिसाइड करता है लॉ के हिसाब से। तो राइट टू प्रॉपर्टी है आपके पास, पर फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट? एक और राइट्स आया है दुनिया में आजकल जिसको ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। ह्यूमन राइट्स ऐसे होते हैं कि यार एज आई टोल्ड, एलजीबीटी राइट्स जो है, एलजीबीटीक्यू राइट्स जो है वो ह्यूमन राइट्स हैं। या फिर ह्यूमन राइट्स कुछ ऐसे राइट्स होंगे कि यार फ्री इंटरनेट होना चाहिए सबके लिए, ह्यूमन राइट हो ये हमारा, है ना? या एयर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्लीन एयर होना चाहिए। ये कुछ ऐसे ह्यूमन राइट्स हैं जो अभी दुनिया में लीगली सैंक्शन नहीं हुए हैं बहुत देशों में, बहुत जगह समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता, है ना? बट एक इंटरनेशनल प्रेशर आने लगा है हर सरकार को इनको लीगल राइट्स बनाने का, राइट? फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया पे प्रेशर है कि भाई वुमेन को इक्वल राइट्स दिए जाए, इंडिया पे प्रेशर है कि एलजीबीटी राइट्स को लीगल किया जाए, राइट? तो ये ह्यूमन राइट्स होते हैं जो मॉरल राइट्स है इस पॉइंट पे, बट लीगल राइट्स नहीं है, राइट? अब एज आई टोल्ड यू नए राइट्स आ गए, जैसे राइट टू प्रिवेसी एक नई राइट है, राइट टू एनवायरनमेंट, राइट टू एक्सेस टू गुड हेल्थ केयर, गुड फूड, राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग। ऑल ऑफ दीज आर न्यू राइट्स जो जुडिशरी कभी कभी बोलती है, बट जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आते, जब तक पार्लियामेंट इनको पास नहीं करता, तब तक ये राइट्स एक प्रॉपर राइट नहीं होंगे। बट यस, जुडिशरी ने डेफिनेटली हक का, अधिकार का स्कोप बढ़ाया है, राइट? सो दैट वॉज योर एंटायर चैप्टर गाइज। आई होप आपको चैप्टर समझ आया, अच्छा लगा। ये चैप्टर अगेन थोड़ा कंफ्यूजिंग है जैसे सिविक्स का हर चैप्टर, इसलिए जो हमारा क्वेश्चन सीरीज होगा इस चैप्टर का, टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, उसको जरूर फॉलो करो गाइज। उसमें हमेशा कम बच्चे उसको देखते हैं, बट वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन चैप्टर एक्सप्लेनेशन। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दैट वीडियो, राइट? सो लेट्स लुक एट द होमवर्क क्वेश्चंस फॉर द डे। व्हाट डिड डॉक्टर अंबेडकर रेफर टू द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एज? ऑप्शंस पढ़ो, आंसर कमेंट सेक्शन में दो। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज करेक्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटिंग दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ? जब हम बोलते हैं नो पर्सन इज अबव द लॉ, हम क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट?
राइट. सो दीज आर द 3 होमवर्क क्वेश्चंस. इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में देना. पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. दैट इज इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक टुडे सेशन. गिव अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. उसके अलावा पूरे सिविक्स का रिविजन कल हो गया था 6 बजे इन द सिविक्स मैराथन. अगले हफ्ते ज्योग्राफी का होगा. अगर आप इन सेशंस को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को. बाय बाय.